1 मिनट का ब्रेक दीजिए सर, आज सौम्या का बर्थडे है सर। हैप्पी बर्थडे सौम्या, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। एंड यार देखो सौम्या, अगला बर्थडे सीए फाइनल में एएफएम के बैच में होना चाहिए। बस ना अभी गाना गा, पिक्चर बोल दे के गाना। हाँ बेटा। मैं जो अभी आपको दिखा रहा हूं ना, यही मोटिवेशन है आपके लिए। मेरी बात मानो, डिविडेंड पॉलिसी लेते हैं अभी। डिविडेंड पॉलिसी बहुत ही इजी है, इनफैक्ट उसके क्वेश्चंस जो है वो भी इजी है। जो सिमिलर क्वेश्चंस रहेंगे जो अपन ने क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, उसको अपन सिर्फ बताएंगे कि क्या क्या दिया है और ढूंढना क्या क्या है और कैसे ढूंढना है। मगर जो हटकर क्वेश्चन है वो अपन साथ में सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। तो होगा ऐसे कि इससे आपका टाइम जो है उसका बराबर यूज होगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, डिविडेंड डिसीजन दोस्तों। AB Engineering Limited belongs to a risk class for which the capitalization rate is 10%। तो 10% बन गया आपका KE। It currently has outstanding कितने shares? 10,000 shares, selling at 100 each। ये बन गया P0 आपका अभी का प्राइस। The firm is contemplating to declare a dividend of 5 rupees per share at the end of current financial year। ये आपका D1 बन गया। It expects to have a net income of 1 lakh and has a proposal of making new investment of rupees 2 lakh। Calculate the value of the firm when the dividend is not paid, when the dividend is paid। Can you tell me the approach? MM approach। Everybody, value of firm का फॉर्मूला यहां पर यूज होगा n प्लस डेल्टा n इंटू P1 माइनस I माइनस E होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस KE। ऑल ऑफ यू, ये आपका KE रहेगा, ये आपका N रहेगा जो एग्जिस्टिंग शेयर्स है। फिर ये आपका D1 रहेगा, ये आपका न्यू इन्वेस्टमेंट रहेगा और ये आपके अर्निंग्स रहेंगे। याद आया? मिसिंग क्या है? डेल्टा एन। डेल्टा एन निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा P1 एट द एंड इफ डिविडेंड इज पेड, व्हेन डिविडेंड इज नॉट पेड। P1 का फॉर्मूला आप क्या यूज करोगे? P0 इंटू 1 प्लस KE माइनस D1। वेरी गुड, याद आया? इससे आपको P1 मिलेगा। P1 की मदद से आप डेल्टा एन निकालते हो, याद है? डेल्टा एन निकालने के लिए न्यू इन्वेस्टमेंट मेड, वो जो भी 2 लाख का है वो, माइनस रिटेन अर्निंग अवेलेबल। रिटेन अर्निंग अवेलेबल के लिए जो अर्निंग तुमने कमाई है माइनस जितना डिविडेंड तुम्हें देना है वो कर दो, तो आपको मिल जाएगा रिटेन अर्निंग अवेलेबल। तो माइनस करने से मिलेगा आपको एक्स्ट्रा फंड रिक्वायर। वो कैसा रेज होगा? बाय इशूइंग फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स। तो इट विल बी अमाउंट टू बी रेज्ड बाय इश्यू ऑफ शेयर्स। याद आया फ्लो? फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, लॉस्ट इन ट्रांजिट ध्यान दो। आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना है माइनस रिटेन अर्निंग अवेलेबल कितनी है, दैट विल गिव मी अमाउंट टू बी रेज्ड बाय इश्यू ऑफ शेयर्स। उसको डिवाइडेड बाय P1 करोगे तो डेल्टा एन आएगा। याद आया? वो डेल्टा एन उधर डालना है आपको फॉर्मूले में। P1 तो डिपेंड करता है आपका, डेल्टा एन भी आपका डिपेंड करता है आपके डिविडेंड पॉलिसी पे, डिविडेंड देना या नहीं देना। ये दो आइटम जिसको मैंने हाईलाइट किया है, डेल्टा एन को और P1 को, ये दोनों चेंज किसके हिसाब से होगी? वेदर डिविडेंड इज पेड और डिविडेंड इज नॉट पेड, उसके हिसाब से। और ऑटोमेटिकली आपका वैल्यू ऑफ फर्म आएगा। बट खासियत याद है आपको? वैल्यू ऑफ फर्म दोनों जगह सेम आएगा। याद है ना? नहीं नहीं, ठीक है, समझा क्या? तो यहां पर आपका वैल्यू ऑफ फर्म कितना आता है? आपका P1 बोलो पहले, P1 कितना निकाला? डिविडेंड डिक्लेयर्ड का 105, नॉट डिक्लेयर्ड का 110, बराबर। 105 यहां पे आया नहीं क्या? नीचे सॉल्व हुआ है, अलग अलग सॉल्व हुआ है, ये 105 है, ठीक है। एंड दूसरा आपका डेल्टा एन जो है कितना आता है इधर? डिविडेंड पेड का 1429 90
नहीं रे, 9091 आता है शायद, 909 आता है, 0.09 है, 0.09 है, तो 909 ले सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके हिसाब से फिर डेल्टा एन भी आ गया, क्या लिखा है? अच्छा अच्छा, 1 लाख डिवाइड बाय के लिए इधर का आंसर ये, ठीक है, इधर आया बराबर ना, और ये 1429 जो है वो इधर आता है, ठीक है। तो फिर आपका नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, आपका वैल्यू ऑफ फर्म दोनों जगह 10 लाख आता है, बराबर, इधर भी 10 लाख आया, इनका इधर भी 10 लाख आया। एवरीवन क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, शेयर्स ऑफ द कंपनी अर्न पर शेयर कितना? 10 रुपीज, ये आपका ईपीएस हो गया। एंड कैपिटलाइजेशन रेट एंड रेट ऑफ रिटर्न इज दिस, ये बन गया के आपका, और ये बन गया आपका आर। और इन्होंने बोला है ऑप्टिमम पे आउट रेशियो निकालो और प्राइस बताओ उस पे आउट रेशियो पर। तो गाइज आप सबको पता है आर ग्रेटर देन के अगर रहेगा तो फर्म बन जाता है ग्रोथ फर्म, तो इधर फर्म ग्रोथ फर्म बन गया, ग्रो वाला फर्म बन गया। तो डिविडेंड पेमेंट रेशियो इधर का होना चाहिए 0%, तो 0% पर इसका प्राइस वॉल्टर के हिसाब से निकाला तो ये आता है करेक्ट। और जैसे जैसे डिविडेंड ज्यादा देते जाओगे 2.5, 5, 7.5, 10, तो आपका वैल्यू कम 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 होता है। एग्जाम में ऐसा सॉल्व नहीं करना है आपको, ये सिर्फ एक प्रूफ है, इनमें से कोई भी एक सॉल्व किया तो भी चलेगा, मेन ये सॉल्यूशन जरूरी है, समझे कि नहीं? पे आउट रेशियो पे प्राइस क्या है, कोई भी एक सॉल्व किया तो ठीक है। एग्जाम में आप खुद सोचिए, कॉमन सेंस लगाइए कि एग्जाम में आपको वो अल्टरनेट पे आउट रेशियो देंगे ना कोई, जिसके साथ आपको आपका ऑप्टिमम को कंपेयर करना होगा, देंगे कि नहीं देंगे? देंगे, तभी तो इंडिया भर में सबके आंसर सेम आएंगे ना। जैसे ये लोग 2.5, 5, 7.5, 10 ऐसा ले रहे हैं, तो कोई 6 रुपीज भी तो ले सकता है, कोई 4 रुपीज भी तो ले सकता है, फिर ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए ये रेट्स, ये जो अमाउंट है, ये अपने मन से लेने नहीं पड़ते, जनरली क्वेश्चन में दिया रहता है। नहीं दिया रहेगा तो कोई भी एक मन से ले लो, जस्ट टू कंपेयर कि उस पे आउट रेशियो पर प्राइस क्या आ रहा है, कम, और अपना जो ऑप्टिमम पे आउट है उस पर प्राइस क्या आ रहा है, ज्यादा। समझे कि नहीं? बट इंश्योर करो जो प्राइस तुम ले रहे हो, जो डिविडेंड पॉलिसी तुम ले रहे हो, उस पर प्राइस कम है, और जो तुम पे आउट ऑप्टिमम बोल रहे हो उस पर प्राइस ज्यादा है। ये तो ऑब्वियसली होना चाहिए, समझे कि नहीं? इसमें गॉर्डन अप्रोच क्यों नहीं यूज किया, पूर्णिमा पूछ रही है। गॉर्डन अप्रोच भी यूज कर सकते हो, कोई अप्रोच का नाम दिया है क्या? तो गॉर्डन अप्रोच भी यूज कर सकते हैं, मगर उसके लिए मेरे पास रिटेंशन रेशियो देखना पड़ेगा। तो पे आउट रेशियो अगर 0% है तो रिटेंशन रेशियो 100% हो जाएगा, तो वो यूज कर लो आप, रिटेंशन रेशियो 100% यूज करके सॉल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप गॉर्डन मॉडल से भी सॉल्व कर सकते हो, गॉर्डन मॉडल से भी यही होता है, ये तो अपन ने क्लास में देखा है ना। यस, थर्ड क्वेश्चन, इट सेज द अर्निंग पर शेयर इज 30 रुपीज, ये आपका ईपीएस हो गया। डिविडेंड पे आउट इज 60%, ये आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो हो गया, डिविडेंड पे आउट रेशियो। मल्टीप्लायर इज 2, मल्टीप्लायर कहां अप्रोच में था? ट्रेडिशनल अप्रोच, ग्राम एंड डोड, याद आया? अब उसके एंगल से सोचना पड़ेगा आपको। तो ग्राम एंड डोड का फॉर्मूला बोलिए पहले, P इज इक्वल टू M इंटू डी प्लस ई अपॉन 3, याद है? अब आप बोलिए, आपको E पता है, आपको D भी पता हो जाएगा। E के ऊपर लगाओगे आप 60%, E के ऊपर आप लगाओगे 60%, ईपीएस कितना लो कैलसी पे 30 का 60% लो, कितना है? 18 आपका क्या बन गया? डी, और ईपीएस कितना है? 30 डिवाइड बाय 3, मल्टीप्लायर वैल्यू कितना है? 2, आंसर निकालो। 56 आता है, ऑल ऑफ यू, इनका भी 56 आया। फोर्थ क्वेश्चन, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इक्विटी शेयर्स ऑफ एम लिमिटेड इज गिवन बिलो, मार्केट प्राइस, डिविडेंड पर शेयर, मल्टीप्लायर। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसको एलडीआर मार्क करो, एलडीआर मार्क करो। यहां पर आपको वापस से फॉर्मूला बोलो, P इज इक्वल टू मल्टीप्लायर इंटू डी प्लस ई बाई 3,
तो आपको यहां पर प्राइस दिया हुआ है 58.33, आपको डिविडेंड पर शेयर दिया हुआ है कितना 5, अर्निंग पर शेयर कितना दिया है, नहीं दिया है, नहीं दिया, समथिंग डिवाइड बाय 3 होगा, और मल्टीप्लाई कितना दिया है 7 दिया है, ठीक है। तो आपको उन्होंने पूछा क्या है, ईपीएस निकालो बोला, तो देखो निकाल सकते हो क्या, मैथ्स के दुश्मन हो, निकाल सकते हो ना। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस 7 को डिनोमिनेटर में लेके चल जाओ, 58 डिवाइडेड बाय 58.33 डिवाइड बाय 7 कितना होता है 8.33 इज इक्वल टू 5 प्लस ई बाई 3, ऑल ऑफ यू क्या 10 ईपीएस, हाँ आंसर इसके बाद आप बोल सकते हो इज इक्वल टू 10। आया क्या चेक करो, और वो भी अगर नहीं आता तो मैं उसको एक और स्टेप में सॉल्व कर सकता हूं आपके लिए, बस आपके मैथ्स के प्यार के लिए, कि इसको हम इधर के +5 को उधर ले जा सकते हैं क्या, अभी ले जा सकते हैं क्या, नहीं, यहां अभी डायरेक्टली ले जाऊं क्या, नहीं ले जा सकता हूं, क्यों नहीं ले जा सकता हूं, क्योंकि इधर इनटू है क्या, नहीं, तो फिर हाँ उधर प्लस है, अब उधर ले जाओगे तो माइनस होगा, राइट, डिनोमिनेटर अगर आप यहाँ पे इनटू रहता तो आप डिनोमिनेटर में बेचते थे, तो आपको क्या करना पड़ेगा 8.33 माइनस 5 इज इक्वल टू ई बाई 3 करना पड़ेगा, राइट। अब फिर इंटू 3 उधर कर लो, आंसर कितना आएगा, आ गया सबका आंसर एवरीवन 5। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, अच्छा बाय द वे ये दो मॉडल, ये जो दो क्वेश्चन है ये दोनों ग्राम एंड डोड पे ट्रेडिशनल पर है, अपने क्लास के नोट्स में एक भी नहीं था, मगर मैंने आपको बोला भी था कि ये फॉर्मूला इतना सिंपल है कि इसमें देखकर भी क्या फायदा, तो देख लो आप कितने सिंपल से, बट फिर भी प्रैक्टिस के लिए यहां दिए हुए हैं। क्वेश्चन 5 सेज फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू XYZ Limited अर्निंग ऑफ द कंपनी, डिविडेंड पे आउट रेशियो, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, क्या मिलेगा आपको, ईपीएस भी मिल सकता है, डीपीएस भी मिल सकता है, देन केई दिया हुआ है 12% और आर दिया हुआ है 15%। व्हाट वुड बी द मार्केट वैल्यू एज पर वॉल्टर मॉडल, इजी, एंड ऑप्टिमम पे आउट एट दिस, व्हाट वुड बी द ऑप्टिमम पे आउट रेशियो अकॉर्डिंग टू वॉल्टर मॉडल, मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर एट दैट पे आउट। तो अब आप खुद बोलिए आर ग्रेटर देन के ही है, तो आपका वॉल्टर मॉडल बोलता है डिविडेंड शुड बी 0% एंड रिटेंशन शुड बी 100%। बस, तो आप एक काम करो, ऊपर के पे आउट पे पहले प्राइस निकाल लो, नीचे के ऑप्टिमम पे आउट पे ऊपर के प्राइस से ज्यादा आंसर आना चाहिए भाई, एवरीवन। क्या बोला, नहीं समझा, ऊपर जो इंफॉर्मेशन दिया उससे आप पहले आपका प्राइस निकालो, फिर नीचे आप क्या रिकमेंड करने वाले हो, आर ग्रेटर देन के, डिविडेंड पे आउट शुड बी 0, उस पर 0 डिविडेंड लेकर आप प्राइस निकाल के देख लो, आपका प्राइस कभी भी ऊपर के पे आउट से ज्यादा आना चाहिए। यहां गॉर्डन यूज कर सकते क्या, नहीं, क्वेश्चन में जब स्पेसिफिकली बोला है वॉल्टर तो वॉल्टर यूज होगा इधर। क्वेश्चन नंबर 6, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन बिलो इन केस ऑफ आदित्य लिमिटेड, ईपीएस आपका 60 है, आपका ई है, कैपिटलाइजेशन रेट के आपको 15% दिया है, रिटर्न आपको 25% का आर दिया है, पे आउट आपका 30% है, मतलब 60 का 30 कितना होता है 18 आपका डीपीएस हो गया, 18 आपका डीपीएस हो गया। तो ये लोग बोल रहे हैं कंप्यूट द प्राइस यूजिंग वॉल्टर मॉडल, बोलो वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला, ऊपर भी बोलना भूल गए हम लोग, डिविडेंड प्लस आर बाय के इंटू ई माइनस डी होल डिवाइडेड बाय के, याद है ना, तो बस वो पुटअप करके आंसर निकालना है। और ये वापस पूछ रहे वही सेम चीज कि ऑप्टिमम पे आउट क्या रहेगा, तो भाई कितनी बार बोलेंगे कि आर ग्रेटर देन के है तो डिविडेंड शुड बी 0%, उस पर भी प्राइस निकाल के दिखा दो इनको, डन, निकाल लो, इधर निकाला नहीं है बट निकाल लो, निकालो चलो। P0 इज इक्वल टू 0 प्लस आर कितना है 0.25, के कितना है 0.15 इंटू 60 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0.5,
0.15। ऑब्वियसली आपका आंसर जो है वो 586 से ज्यादा आना चाहिए। करेक्ट, 666.6666 है, तो ऑब्वियसली वो इससे ज्यादा है। क्या क्या? अच्छा, गॉर्डन मॉडल बोला, इन्होंने ऊपर वॉल्टर यूज किया ना। अच्छा, अरे ऊपर का वॉल्टर है और नीचे का गॉर्डन है भाई, ऐसा मिस्टेक भी हो सकता है एग्जाम में। तो एक काम करते हैं, इसको कट करना पड़ेगा। ध्यान दो, तो यहां पर डर लगता सर आप आए तो। ये आपका गॉर्डन का फॉर्मूला हो गया। बोलो ईपीएस कितना लू? 0 बोले। ईपीएस रे 60 इंटू 1 माइनस रिटेंशन कितना बोलोगे आप? रिटेंशन ऑप्टिमम पे आउट कितना है आपका? 0%, मतलब रिटेंशन 100% हुआ ना, तो फिर क्या आना चाहिए उधर? बी क्या था दोस्तों? रिटेंशन रेशियो था। रिटेंशन रेशियो पूरा का पूरा 1 आएगा ना, 100%, और फिर डिवाइड बाय के आपका 0.15 माइनस बी इंटू आर। बी आपका 1 लोगे और आर आपका 0.25 ले लो। वन माइनस 1 0, 0 आ जाएगा। जीरो ही आ जाएगा, न्यूमरेटर ही 0 हो गया वो, इसलिए इन्होंने सॉल्व करके नहीं दिखाया। बट लॉजिकली स्पीकिंग रिटेंशन, एक काम कर लो ना, इनका पे आउट कितना था? कितना था? 30% था, तो अपन बोलेंगे कि पे आउट शुड बी 0%। इसीलिए लेट से डिविडेंड इज सपोज, कम से कम डिविडेंड कितना ले सकते हैं अपन? कम से कम पे आउट अपन कितना ले सकते हैं? 5% ले लो, तो उस पर प्राइस जो आएगा वो ऑब्वियसली आपके 586 से ज्यादा आना चाहिए। बट 586 से ज्यादा नहीं आएगा क्योंकि वो वॉल्टर अप्रोच है और नीचे का गॉर्डन अप्रोच है, तो दोनों का कंपैरिजन ही नहीं होगा। इसलिए इन्होंने ऊपर पूछा भी नहीं एक्चुअली व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम पे आउट रेशियो पर शेयर, इतना ही पूछा है। प्राइस निकालो उस पे आउट पे, ऐसा पूछा है क्या? नहीं, तो मत निकालो। प्राइस निकालने नहीं बोला, इसलिए अपन निकालेंगे भी नहीं। बट वॉल्टर मॉडल रहता तो मैं निकालने रिकमेंड करता आपको। वॉल्टर मॉडल रहता तो, गॉर्डन मॉडल में नहीं निकाल रहे बिकॉज 1 माइनस 1 क्या बन रहा है? 0 बन रहा है। तो इसको हटा भाई, 0 आंसर आएगा इसका। 7th क्वेश्चन, ये एक्चुअली अच्छा क्वेश्चन था और इसको एलडीआर मार्क करना चाहिए था, अपन ने गलती से उसको किया। इसको एलडीआर मार्क करो, अपन ने गलती से उसको किया, बट कोई बात नहीं, उसको भी रहने दो। सुनो अच्छे से, ये आपका ग्राम एंड डोड का वापस से एक अच्छा क्वेश्चन, पढ़ो इसको। और इसको सॉल्व किया क्या आपने? यहां पे बोला है डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 40% if the company follows traditional approach to dividend policy with a multiplier of 9। तो ये आपको पूछ रहे कंप्यूट पी रेशियो। पी रेशियो का फॉर्मूला बोलो, एमपीएस बाय ईपीएस इज पी रेशियो। अच्छा, आपका ट्रेडिशनल अप्रोच का फॉर्मूला क्या है? P0 इज इक्वल टू m इंटू डी प्लस ई बाय 3। ऑल ऑफ यू नाउ, आपके पास क्या क्या रेडी है इसमें? m कितना है? 9 इंटू डिविडेंड भी रेडी है 0.4 ई बोलेंगे। क्यों सर? 40% पे आउट, 40% पे आउट, तो अर्निंग का 40% विल बी डिविडेंड, इसलिए 0.4 ई प्लस ई बाय 3 इज इक्वल टू P0। P0 कितना दिया है? नहीं दिया है ना, नहीं दिया है। तो आप क्या करो, इससे एक ऐसा रिलेशनशिप निकालो जिसमें P0 और E का रिलेशनशिप निकल रहा है। P0 और E का रिलेशनशिप निकल रहा है, जो कि यही है। बराबर है कि नहीं? क्यों निकाल रहे सर ऐसा? बिकॉज आपका फॉर्मूला क्या है पी रेशियो का? एमपीएस बाय ईपीएस। एमपीएस क्या होता है? P0।
और ईपीएस तो आपका ई है ना, समझे कि नहीं? तो कितना होता है ये 6.6 कैसे आया? ये कॉमन वैल्यू ली आपने, P0 इज इक्वल टू 9 इंटू ये कॉमन डिनोमिनेटर, मतलब आपको होल डिवाइड बाय 3 करना है इसको, तो एक काम करो 3 इंटू 0.4 करो, 1.2e प्लस 1e डिवाइडेड बाय 3e 3 सॉरी, अब 3 और ये यहां पर 3 आ जाएगा, देयरफॉर P0 इज इक्वल टू 3 इंटू 1.2 6 पॉइंट, नहीं मुझे फाइनल आंसर मत बोलो बार बार, ये यहां पर मेरे पास 3 है, 3.6e प्लस 3e, इस तरीके से आपका 6.6e आता है। प्राइस कितना आया बोलो? 6.6e आया। यू नो व्हाट, माय प्राइस इज 6.6e एंड माय ईपीएस इज 1e, तो फिर ई कैंसिल बोले, अरे ये बन गया बाय डिफॉल्ट, वो 6.6 टाइम्स हो गया ना रे, 6.6 टाइम हो गया ना ये, ठीक है? आगे आंसर तो हटकर था एक्चुअली ये। नाउ 8th क्वेश्चन बोलता है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू यू, टोटल अर्निंग नंबर ऑफ शेयर्स क्या मिलेगा बोलो? ईपीएस मिलेगा। डिविडेंड पेड क्या मिलेगा बोलो? डीपीएस मिल जाएगा। प्राइस अर्निंग रेशियो मतलब एमपीएस बाय ईपीएस, जिसमें ईपीएस रेडी है अपने पास, तो बाय डिफॉल्ट एमपीएस आ जाएगा। कितना आता है एमपीएस? एमपीएस कितना आता है उसके लिए पहले ईपीएस निकालना पड़ेगा। ईपीएस कितना आएगा? 10 क्या 10 रुपीज आएगा, तो 125 आएगा ना, 125 का मार्केट प्राइस पर शेयर आ जाएगा। एवरीबॉडी समझ में आ रहा है क्या? नाउ ये बोल रहे अप्लाई दिस वॉल्टर अप्रोच। फर्स्ट चीज, एनालाइज वेदर द कंपनी इज फॉलोइंग ऑप्टिमम पॉलिसी। ऑप्टिमम पॉलिसी के लिए दो चीजें लगती मुझे, आर और के। यहां पर मेरे पास क्या दिया है? ना आर दिया ना के दिया है, बस के निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते? के इज इक्वल टू 1 बाय पी रेशियो इज इक्वल टू 1 बाय 12.5 इज इक्वल टू 8%। ऑल ऑफ यू, ये आ गया आपका के। आर निकालना है, आर निकालना है, मेरी टोटल अर्निंग मुझे पता है और मेरा इक्विटी का पैसा मुझे पता है, 100 इंटू 20,000 निकालो कैलकुलेटर पर। 2 लाख कि 20 लाख? 20 लाख, 20 लाख। तो आर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 लाख का रिटर्न 20 लाख पे मिल रहा है, इंटू 100 करना है, तो आर आएगा 10%। समझा कि नहीं? आर कैसे निकाला? 20 लाख क्या है सर? 20 लाख क्या है सर? 20,000 इंटू 100 ईच इक्विटी का अमाउंट है। और 2 लाख क्या है सर? अर्निंग है, तो अर्निंग को उसके अमाउंट के साथ कंपेयर करके इंटू 100 किया, रिटर्न आया। रिटर्न 10% आया, अपना के 8% है, ग्रोथ फर्म बन गया। ऑप्टिमम पे आउट शुड बी 0%। ऑल ऑफ यू, कंप्यूट पी रेशियो at which the dividend policy will have no effect on the value of share। मुझे बोलो वैल्यू ऑफ शेयर पे इफेक्ट डिविडेंड पॉलिसी का कब नहीं होता है? जब फर्म स्टेबल होता है। जब फर्म स्टेबल होता है मतलब फर्म का आर और के ही दोनों सेम होना चाहिए। अब ये बोल रहे हैं एट व्हाट पी रेशियो, एट व्हाट पी रेशियो मतलब ये आपको आर चेंज करने बोल रहे हैं कि के ही चेंज करने? ऑब्वियसली आपको के ही चेंज करने बोल रहे हैं। आपका आर कितना है? 10, तो आपका के ही कितना बनना चाहिए? 10 बनना चाहिए। आपका के को अगर 10 बनना है तो आपके पी रेशियो को 10 टाइम्स करना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि 1/10 इज इक्वल टू 0.1। नहीं समझा होगा कुछ लोग? भाई देखो सॉल्व किया रहेगा तो समझा, नहीं सॉल्व किया रहेगा तो जयराम जी की है फिर तो। समझा क्या? ये फिर से बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। आपने नो इफेक्ट ऑन डिविडेंड शेयर प्राइस ड्यू टू डिविडेंड पॉलिसी बोला, मतलब आपका आर इज इक्वल टू के ही होना चाहिए। एट व्हाट पी रेशियो पूछ रहे, मतलब वो आपको के ही को चेंज करने बोल रहे। तो आप बोलो कि आपका आर कितना है? 10, तो आपका के ही भी 10 होना चाहिए। 1 बाय व्हाट विल गिव यू 10%? 1 बाय पी रेशियो 10 टाइम्स विल गिव यू 10%। ऑल ऑफ यू अब समझे अच्छे से?
लास्ट पार्ट बोल रहे हैं वो लोग, विल योर डिसीजन चेंज इफ द पी रेशियो इज 8 इंस्टेड ऑफ 12.5? ऑब्वियसली, क्योंकि पी रेशियो जब 8 हो जाएगा तो के आपका 12.5 हो जाएगा। 1/8 करके देख लो, और फिर आपका डिसीजन तो चेंज ही होने वाला है, क्योंकि आपका आर तो 10% था। यस, तो फिर उस केस में डिक्लाइनिंग फॉर्म बनेगा। अब आप बोलोगे आर इज लेस देन के, तो फिर फॉर्म क्या बन गया? डिक्लाइनिंग। तो डिविडेंड क्या होना चाहिए? 100%। अरे समझा कि नहीं? इजी। 9th क्वेश्चन। काफी लोग इस क्वेश्चन को लेकर दुविधा में थे, सर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। इसीलिए दुविधा क्योंकि इन्होंने जो सॉल्यूशन निकाला ना, ये बकवास सॉल्यूशन है। इनके सॉल्यूशन को जब जब तुम देखोगे तुम्हारे लाइफ की दुविधाएं और बढ़ती जाएगी। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो, आंसर मैच करो, आगे बढ़ो। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहे। अ लार्ज मिड कैप इंटरनेशनल कंपनी लिस्टेड इन BSE इन इंडिया विद अ फेस वैल्यू ऑफ ₹100 per share. The company is expected to grow at 15% per annum for the next 4 years and then 5% for indefinite period. The shareholder expect 20% return on their share investment. The company paid 120 rupees as dividend per share for the financial year 20-21, मतलब शायद ये latest year रहेगा. The share of the company is traded at average price of 3122. What is 3122? Actual price. बोलो वहां पर उसको actual price. Find out the intrinsic value per share, मतलब real worth. मैंने क्लासेस के वक्त आपको बोला था, याद होगा तो। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब क्या होता है? रियल वर्थ। सेम एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी देयर। बिल्कुल सही बोला आपने अरमान, बिल्कुल सही है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ही लॉजिक है ये। तो ये बोल रहे स्टेट वेदर द शेयर्स आर ओवर प्राइज्ड और अंडर प्राइज्ड। उसके लिए मुझे उसका इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना होगा और उसके हाईलाइटेड एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर करना होगा। क्या करना पड़ेगा बोलो? अबे इंट्रिंसिक वैल्यू निकालो पहले, फिर उसके हाईलाइटेड वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू जो चल रहा है उससे कंपेयर करो। अगर आपका इंट्रिंसिक वैल्यू कम है और हाईलाइटेड एक्चुअल वैल्यू ज्यादा है तो मार्केट में प्राइस ज्यादा चल रहा है, ओवर प्राइस हो जाएगा। और आपका इंट्रिंसिक वैल्यू अगर ज्यादा है, हाईलाइटेड प्राइस मार्केट का अगर कम है, तो मार्केट में वो अंडर प्राइस चल रहा है। चलो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ, रिलायंस का रियल वर्थ होना चाहिए 3,500 रुपीज अभी का, अभी चल रहा है 2,800, तो क्या हो गया? अंडर प्राइस हो गया। समझे आपको? व्हाट वाज 3,500 इंट्रिंसिक वैल्यू, व्हाट इज 2,800 एक्चुअल वैल्यू। आपको समझा अभी? तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? उसका इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है। अब उसके इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए मेरे पास जगह नहीं है इधर, मैं ऐसे निकालना ही नहीं वाला हूं, मैं उसको सॉल्व करना पड़ेगा मुझे। क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 96। क्वेश्चनियर बुक। अब ध्यान दो भाई, आप बोलोगे ईयर कैश फ्लो डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट, आपका रिक्वायर्ड रेट कितना है? दिया रहेगा ना आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न टू इन्वेस्टर 20% एंड DCF डिस्काउंटेड कैश फ्लो। इस तरीके से इसको सॉल्व करना चाहिए एक्चुअली। अब आपको समझेगा कि अपने टेक्निक्स कितने सिंपलर है इनके मुकाबले। फर्स्ट ईयर का डिविडेंड कितना मिलेगा दोस्तों? 120 प्लस 15% ग्रोथ कितना होता है? 138। सेकेंड ईयर के लिए 138 प्लस 15% ग्रोथ 158.7। फिर थर्ड ईयर में 158.7 का
15%, 182.5. फोर्थ ईयर में 182.5 प्लस 15%, 209.887. ठीक है, सुनो अभी अच्छे से. 4 साल ही ऐसा था स्टोरी. 5वें साल के लिए अपन बोलेंगे 5th ईयर ऑनवर्ड्स. याद आया कुछ? टाइम वैल्यू ऑफ मनी 5th ईयर ऑनवर्ड्स. टाइम वैल्यू ऑफ मनी में भी ऐसा एक क्वेश्चन था. तो ये फॉर्मूला बनेगा A अपॉन R माइनस G वाला. याद आता है? एन्युटी 5th ईयर के लिए रहेगा 209.87 प्लस लास्ट ईयर का डिविडेंड प्लस इस बार का ग्रोथ रेट. इस बार का ग्रोथ रेट है 5%. ये आ गया 5th ईयर का एन्युटी का अमाउंट. क्या आ गया बोलो? 5th ईयर का एन्युटी का अमाउंट. क्यों सर? क्योंकि 4th ईयर के नंबर को 5th ईयर पे लाने के लिए ग्रोथ ऐड करना पड़ेगा ना. तो वो आ गया 5th ईयर का अमाउंट. एंड देन 20% माइनस 5%. इससे जो आंसर आएगा वो प्रेजेंट वैल्यू नहीं रहेगा. मगर क्यों नहीं रहेगा सर? क्योंकि वो एन्युटी 1st ईयर से शुरू नहीं हो रहा है, वो एन्युटी 5th ईयर से शुरू हो रहा है. तो वैल्यू 5th ईयर के बिगिनिंग पर होती है, मतलब 4th ईयर के एंड पे होती है. कुछ सुना सुना सा लग रहा है क्या? वैल्यू निकालो कितना होता है? 1469. ऑल ऑफ यू. ठीक है, 1469 कहां पर है? 5th ईयर के बिगिनिंग मतलब 4th ईयर के एंड पे है. कैलसी लो. 1 डिवाइडेड बाय 1.2 इज इक्वल टू 3 डेसिमल फैक्टर बोलते जाओ. 833. ठीक है, नेक्स्ट इज इक्वल टू 694. 0.578, 0.482. अब यही रिपीट हो जाएगा यहां पर 0.482. क्यों रिपीट किया सर? 4th ईयर का एंड का नंबर है वो. अब मल्टीप्लाई कर लो, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो. बोलो मल्टीप्लिकेशन करके 1st ईयर का 138 का मल्टीप्लिकेशन करो 0.833 114.94 मेमोरी प्लस कर दो. जो भी आंसर आएगा मेमोरी प्लस करते जाओ. 158.7 इंटू 0.694. ठीक है ना, कोई बात नहीं, आप मेमोरी प्लस कर रहे हो ना. 110.13. ठीक है, लास्ट के राउंड ऑफ का टेंशन मत लो, आप मेमोरी प्लस करते जाओ ताकि करेक्ट आंसर आएगा. आगे 105.48. 209.87 इंटू 0.482. 101.15 एंड लास्ट में 1469 इंटू 0.482. 708.05. मेमोरी रिकॉल 1140 राउंड फिगर. 1140 कर दो राउंड फिगर. 39 आता होगा तो भी ठीक है, 40 कर दो. 39 आया, ठीक है कोई बात नहीं. आ गया 1140. अब ये क्या निकाला मालूम है आपको? ये हाईलाइटेड वैल्यू उसका इंट्रिंसिक वैल्यू है, जबकि उसका एक्चुअल मार्केट वैल्यू 3122 है. मतलब जो शेयर एक्चुअली होना चाहिए था 1140 का, वो मार्केट में अगर 3122 का है तो भाई ये शेयर क्या बन गया? ओवर प्राइस्ड बन गया. अब ये 1140 जो है ना, इन्होंने ये पूरा कैलकुलेशन किया, उसके बाद निकाला 1140. दिखा क्या? तो उनका मेथड ऑफ सॉल्विंग देखो, और अपन कितने सिस्टमेटिकली उसको सॉल्व कर सकते हैं. करेक्ट? समझे? 10th क्वेश्चन. यस मैन, तोड़ मालिक. अब उनके होपलेस मेथड है इसलिए अपनी वैल्यू है, बस इसलिए ऐसे ही समझ लो. बस वो लोग इतने होपलेस से बोलकर अपन इतने बेस्ट है. आपने कल भी देखा वाईटीएम अप्रोच कैसे मैजिकल फिगर लिखते वो लोग.
आप कहीं पर भी ओपन करके देख लो, YTM अप्रोच, डायरेक्ट स्टार्ट रेट एंड रेट मैजिकल नंबर, अपन ने कितना क्लियरली बोला, यूजिंग अप्रोक्सीमेशन, बराबर आता है, बराबर आप लेफ्ट राइट स्टार्ट रेट एंड रेट ले सकते हो, आपका आंसर मैच होता है। हाँ। एक बार दिखा दीजिए, फोटो क्लिक करना है, अरे ऐसा फोटो क्लिक करेगा मेमोरी फुल हो जाएगा भाई, सॉल्व करना था मेरे साथ साथ। अरमान क्या कर रहा है? नाउ क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। कितने क्वेश्चन है भाई? 12 ही है, चलो बढ़िया है, 12 ही है सर, 12 ही है। 10th क्वेश्चन, सब लोग ध्यान देंगे, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। कितने लोग ऑनेस्टली इसको सॉल्व कर पाए? 1 2 3 कर पाए? वेरी गुड, गुड मैन। सर अब एफएम मत पढ़ाना सर, इंडिया में अधिकतर एसएम पढ़ाने वाले एफएम पढ़ाते हैं सर, ऐसा मत करना सर। सर पता चला सर बोल रहे मुझे भी आता है, अगली मैच में मैं ही नहीं हूं। हाँ? तो यस यस सर, आगे सर, आगे तोड़ मालिक। चलो अभी सुनो अच्छे से, कोई आके सॉल्व करना चाहेगा इसको? आ जाओ। हाँ हाँ, मेथड मगर उनका नहीं है ना, अपना मेथड है ना। उन तुमने डेल्टा एन का फॉर्मूला यूज नहीं किया ना उनका, अपने मेथड से सॉल्व किया ना। नहीं मुझे इतना ही बोलो, तुमने डेल्टा एन का फॉर्मूला यूज किया कि अपना लॉजिक यूज किया? फॉर्मूला यूज किया या लॉजिक यूज किया? फॉर्मूला नहीं यूज करना था, कोई बात नहीं, फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहिए। डेल्टा एन का फॉर्मूला अपन ने यूज किया कोई? आज तक कभी डेल्टा एन का फॉर्मूला यूज किया? तो तुमने क्यों यूज किया? नहीं 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 नहीं, कभी नहीं यूज करना, डेल्टा एन का फॉर्मूला यूज करने का कोई प्रॉब्लम ना हो। कोई बात नहीं, आप मुझे बोलते जाओ, मैं आपको सब्सटीट्यूट अपना तरीका बताता हूं, ठीक है? तो ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी, जो लोगों ने ट्राई किया सब मुझे आंसर बोलेंगे आप। ऑफ शेयर्स आर करेंटली ट्रेडेड एट 10 रुपीज पर शेयर, ये बन गया आपका P0। विथ 2 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग, 2 लाख शेयर्स बन गया आपका N। कंपनी एंटिसिपेट दैट इट्स अर्निंग फॉर नेक्स्ट ईयर विल बी 5 लाख रुपीज, ये बन गया आपका E। द एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स विल बी 15%, ये आपका K बन गया, करेक्ट? The company has certain investment proposal under discussion which will cause an additional 26,089 ordinary shares to be issued, ये बन गया आपका डेल्टा N if no dividend is paid। एंड ये बोल रहे और एडिशनल 47,619, ये बन गया आपका वापस से डेल्टा N if डिविडेंड इज पेड। समझा कुछ? 2 डेल्टा N दिया इन लोगों ने आपको, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नहीं दी इन्होंने आपको, आपको प्राइस दिया हुआ है अभी का, ठीक है? और ये लोग बोल रहे हैं अप्लाई MM हाइपोथेसिस ऑफ डिविडेंड डिसीजन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड अंडर MM अप्रोच। तो देखो MM अप्रोच में नॉर्मली अपन निकालते थे P1, निकालते थे आपका डेल्टा N और निकालते थे वैल्यू, बट उन्हीं लॉजिक्स को यूज कर कर आपको ये निकालना है, ठीक है? कैसे निकालते हैं देखो, जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप ऑटोमेटिकली कुछ भी कर सकते हो। यहां पर आप सबसे पहले डिविडेंड नॉट पेड यूज करो ताकि इजी हो जाएगा आंसर। डिविडेंड नॉट पेड के वक्त शेयर्स कितने इशू हो रहे? 26,089, ठीक है? P1 निकाल सकते हो क्या? P1 इज इक्वल टू P0 इंटू 1 प्लस KE माइनस D1। आपका P0 अभी का 10 इंटू 1 प्लस 0.15 माइनस 0 लेना पड़ेगा, तो P1 आएगा 11.50, करेक्ट? एवरीबॉडी यहां तक समझा क्या? अब सुनो, आपको
इन्वेस्टमेंट कितने का करना है? नहीं पता, नहीं पता आपको इन्वेस्टमेंट कितने का करना है, नहीं पता, एक्स पकड़ लेते उसको। रिटेन अर्निंग अवेलेबल, बोलो कितने के? 5 लाख के। क्यों सर? माइनस डिविडेंड करो ना सर, डिविडेंड नॉट पेड है ना वैसे भी, तो 5 लाख। तो देयरफॉर अमाउंट टू बी रेज्ड कितना आएगा? x माइनस 5 लाख आएगा। एवरीबडी अब देयरफॉर डेल्टा n कितना आएगा? डेल्टा n विल बी इज इक्वल टू अमाउंट टू बी रेज्ड x माइनस 5 लाख डिवाइडेड बाय P1 11.50। ये मैं बोल रहा था आपको, आपने डेल्टा n के लिए ये लॉजिक यूज करना चाहिए। फॉर्मूला मैंने सिखाया क्या आपको? फॉर्मूला अपन ने कोई क्वेश्चन में यूज किया ही नहीं है, लॉजिक बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ये आ गया आपका। तो आपका डेल्टा एन का आंसर रेडी है ना, तो वो डालते अभी कितना है? 26089 और इससे x माइनस 5 लाख डिवाइड बाय 11.5 करो। देयरफॉर x की वैल्यू निकालो 26089 इंटू 11.5 माइनस 5 लाख 8 lakhs approx, all of you 8 lakhs approx। x क्या था? इन्वेस्टमेंट था। भाई समझ रहा है क्या सबको? नाउ टेल मी, डिविडेंड नॉट पेड था तो इन्वेस्टमेंट इतना था, डिविडेंड पेड रहेगा तो भी इन्वेस्टमेंट तो यही रहेगा ना, यस और नो? यस। अब डिविडेंड पेड सॉल्व करते, सेम चीज कॉपी करूंगा मैं, सिर्फ -0 की जगह इसको इधर ढकल देते और -0 की जगह क्या लूं अभी? बोलो ना, डी लेते हैं, डिविडेंड का अमाउंट नहीं पता ना, तो ये 11.5 माइनस D1 हो जाएगा। ऑल ऑफ यू समझा यहां तक? ये P1 आ गया, एवरीवन समझा क्या यहां तक? हाँ, अब लेट द इन्वेस्टमेंट भी, x की जगह भी क्या बोलू? 8 लाख, अपने को अमाउंट पता है ना अभी। अब रिटेन अर्निंग अवेलेबल विल बी 5 लाख माइनस कितने शेयर्स है तेरे पास? 2 लाख इंटू D1, बराबर कि नहीं? 2 लाख इंटू D1। सबको ये समझा क्या? क्या है सर ये? रिटेन अर्निंग अवेलेबल। 5 लाख क्या था? अर्निंग, माइनस 2 लाख इंटू D1 क्या है? टोटल डिविडेंड पेड। 2 लाख क्या था सर? नंबर ऑफ शेयर्स। D1 क्या है सर? पर शेयर डिविडेंड। समझा? तो फिर ये आ गया मेरा रिटेन अर्निंग अवेलेबल। अब अमाउंट टू बी रेज कितना होगा? 8 लाख माइनस 5 लाख माइनस 2 लाख D1, प्रॉपर लिख देते हैं उसको, 2 लाख लिख दो और D1 कर दो। ठीक है, कैन आई से 3 लाख माइनस D1, 2 लाख D1, बराबर कि नहीं? 3 लाख माइनस 2 लाख D1। अब डेल्टा n इज इक्वल टू अमाउंट टू बी रेज कितना अपना? 3 लाख माइनस 2 लाख D1 डिवाइडेड बाय 11.5 माइनस D1 ना, माइनस D1। और डेल्टा n की वैल्यू पता है अपने को? लिख दो डायरेक्ट, 47,619। इससे D1 की वैल्यू कितनी आई? इससे D1 की वैल्यू कितनी आती है? 1। निकाल लो पहले, सब लोग निकाल लो, कि सॉल्व करो तुम्हारे साथ। डिनोमिनेटर उधर मल्टीप्लाई करो, फिर उधर का माइनस इधर लेके प्लस कर दो, और जो डिवाइड करना है वो डिवाइड कर दो। D1 की वैल्यू आती है ₹1।
कितनी आती है? 1 आती है, 1। एवरीबडी, D1 इज इक्वल टू 1 आता है। अब इसका भी तरीका उन्होंने अलग ही, मतलब वो वापस से वो डेल्टा एन का फॉर्मूला यूज किया इन्होंने। .9999 आ रहा है, मतलब 1 आ गया वो। सर मैंने डिविडेंड का रेट अज्यूम किया, नहीं हो सकता ना ऐसे अज्यूम, कोई भी इंडिया में कुछ भी कर सकता है ना बेटा। आई होप आपको तरीका समझा है। कितना छोटा सॉल्यूशन है देखो, और इन्होंने देखो, ये देखो। अच्छा इनका फाइनल आंसर देखो, कहाँ गया आपका इनका फाइनल आंसर? D1 आया इनका 1 रुपी, ये देखो 1 रुपी। और इनका इन्वेस्टमेंट वैल्यू आया, आया क्या, किधर आया इनका, किधर है इन्वेस्टमेंट? आए कितना, 8 लाख निकाला होगा ना कहीं। हाँ ये 8,24,000, तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू आया। और कुछ निकालने बोला क्या इन्होंने? अमाउंट ऑफ डिविडेंड एंड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इतना ही पूछा आपको, तो उन्होंने वैल्यू भी निकाली क्या? NP0 मतलब वैल्यू निकाली उन्होंने, कोई जरूरत नहीं थी वैल्यू निकालने की, इन्होंने फिर भी स्टंट किया, वैल्यू का फॉर्मूला यूज किया, वैल्यू निकाला। और वो क्रॉस चेक भी किया डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड से क्या किया मालूम है क्या? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस पर शेयर, वैल्यू वही आती है भाई, पूछा ही नहीं था वैल्यू, निकाल के क्रॉस चेक भी करवा दिया। 11th क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व किया अपन ने। गॉर्डन मॉडल यूज करना था। पे आउट रेशियो आपको 30, 50 और 100 दिया है। आपको नेट प्रॉफिट दिया है, आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दिया है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है, केई बोला है। तो ये आपका आर है, ये आपका केई है, ये आपके नंबर ऑफ शेयर्स है। आप क्या करोगे, सबसे पहले 120 लाख पर 15% का प्रेफरेंस डिविडेंड निकालो, उस नेट प्रॉफिट में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करो, याद आया? तो क्या है, आपको नेट इनकम मिला, उस नेट इनकम को डिवाइडेड बाय 6 लाख नंबर ऑफ शेयर्स करके आपका ईपीएस आता है। सेम क्वेश्चन क्लास में सॉल्व किया था अपन ने, और फिर आप गॉर्डन मॉडल यूज करोगे। याद आ रहा है क्या? डन। 12th क्वेश्चन, गॉर्डन और वॉल्टर मॉडल दोनों भी यूज करना था। ईपीएस दिया हुआ है, डिविडेंड पर शेयर दिया हुआ है, केई दिया हुआ है आपको, और आपको आर दिया हुआ है। भाई चार ही तो चीजें, वही तो होती है चीजें, फॉर्मूला पुटअप करना है और आंसर निकालना है। आपका आंसर, इन्होंने एक ही यूज किया, इन्होंने गॉर्डन यूज किया है। ये देखो, गॉर्डन का सिर्फ फॉर्मूला यूज किया इन्होंने, आंसर नहीं निकाला। निकालेंगे अपन आंसर, निकाल लो ना, आंसर निकाला नहीं इन्होंने। ईपीएस कितना है? 30 इंटू 1 माइनस 0.7, 0.7 कैसे आया, समझा क्या? हाँ, 21 रुपीज इज रिटेंशन एंड 30 इज ईपीएस, तो आपका 0.7 का रिटेंशन रेशियो होता है। एवरीवन, दैट डिवाइडेड बाय के कितना, 0.15 माइनस 0.7 इंटू 0.2, आपका P0 का आंसर 900। बिल्कुल इनका सॉल्यूशन देखना नहीं है प्रज्ञा, हर वक्त याद रखो इनके सिर्फ क्वेश्चन देखने। इसलिए मैंने क्वेश्चनियर बुक में जानबूझकर इनके सॉल्यूशन डाले, ताकि आपकी नजरों में मेरी इज्जत और बढ़े। सिंपल, ठीक है। करण गोयल कल क्लास में से उठ के निकल गया था, इसलिए लेक्चर अभी तक अपलोड नहीं किया बेटा मैंने, ठीक है। अब सुनो, ये तो आपका गॉर्डन का आंसर आया, वॉल्टर का आंसर इन्होंने निकाला है। वॉल्टर का आंसर 246 ही आता है क्या, चेक करो, सबने सॉल्व किया रहेगा ना? यस। तो यहां पर अपना 12th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, मतलब आपका डिविडेंड पॉलिसी भी कंप्लीट हो गया है दोस्तों।
जबरदस्त, एक नंबर आपका टेक अवे। एक बार ना एक पर्सन होता है, वो हर वक्त ऐसे कंप्लेन करता है कि यार मेरे नसीब ही खराब है, मेरे नसीब ही खराब है, मेरा नसीब खराब है, मतलब नसीब को कोसता है। और जब भी किसी और को मिलता है उसको लगता है यार इसका नसीब कितना अच्छा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जब भी किसी को मिलता है बोलता है यार इसके पास तो सब है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो एक दिन ना उसके सपने में नसीब आता है, उसके सपने में नसीब आता है। मतलब वो दिन भर रात भर मतलब यही सोच रहा है नसीब खराब है, नसीब खराब है। तो नसीब उसके सपने में आता है और नसीब क्या बोलता है कि तेरे गांव में बाहर जाने के बाद जो ऊपर पहाड़ी है ना, मैं वहां बैठा हूं, मुझे आ, मुझे मिल, मैं नसीब हूं, और तू फिर मेरे को तेरे साथ लेके आ जा, तो तेरा नसीब तेरे साथ रहेगा, तो तेरा नसीब तेरे साथ रहेगा। ये बंदा नींद में से उठता है, इसको सपना याद रहता है, और ये बोलता है मेरे को पता है नसीब कहाँ मिलता है। और अब ये ढूंढने निकल जाता है नसीब को, वो पहाड़ी पे जाता है। पहाड़ी जब जब आता है ना, तब उसको एक बूढ़ा सा शेर दिखता है। जैसी दूर से तो शेर ही दिख रहा है भाई, वो देख कर डर गया, वो छुप गया, अचानक से छुप गया। तो शेर बोलता है तू छुप मत, मुझे दिख रहा है, इधर आजा, इससे पहले कि मैं उधर आऊं। तो, तो फिर ये आता है और बूढ़ा शेर बोला तूने विनोद सर को। तो तो सुनो, ऐसे केस में अभी शेर बोलता है तू आजा, और शेर बोलता है कि कहाँ निकला है, कहाँ जा रहा है। तो ये बोलता है कि मैं नसीब को मिलने जा रहा हूँ। तो ये बोलता है नसीब को मिलने जा रहा है। तो बोले कल रात मेरे सपने में नसीब आया था, नसीब ने बोला कि मैं उधर हूँ, तो बस मैं उधर ही जा रहा हूँ, रास्ते में आप दिख गए। तो बोले ठीक है, एक काम कर, नसीब अगर तुझे मिलता है सच में, तो उसको बोल कि मेरी तबीयत ठीक कर दे, मुझे वापस से पहले जैसा जवान कर दे। तो बोलता है ठीक है। हाँ, फिर ये आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता है, और वो पहाड़ी की तरफ बढ़ता है, मगर घंटों तक चल रहा है तो थक थक जाता है। तो बगीचे में कहीं पे सो जाता है। बगीचा मतलब ऐसा जो गार्डन नहीं इन लिटरल सेंस, बट यस आप समझ रहे हो ना। तो एक ऐसे फ्रूट प्लांटेशन होता है, वहां पे वो सो जाता है। और वो सो जाता है, उसके बाद में उठता है, और उठकर वो बगीचे के फल खाता है, क्योंकि उसको भूख लग जाती। और फल खाता है तो इतना कड़वा फल रहता है कि वो थूक देता है, उसे थूक देता है। और उसके बाद वो उसका बगीचे का जो मालिक रहता है, वो उसको देख लेता है फल खाते हुए, वो भागते हुए आता है। तो ये बोलता है अरे भाई मैंने खाया नहीं, एक ही फल लिया था, वो भी इतना गंदा कड़वा फल है तेरे बगीचे का। तो ये बोलता है कि अरे हाँ वो कड़वा है, बिकॉज मेरे पास जो पानी है वही खराब आता है। तो मेरे पता नहीं इस जमीन में क्या प्रॉब्लम है या इस पानी में क्या प्रॉब्लम है, बट ऐसा सिचुएशन है कि यहाँ पर ऐसे ही रहता है। ठीक है, तो अब ऐसे सिचुएशन में ये बोलता है कि ठीक है भाई, तू कहाँ निकला है, मगर तू मेरे बगीचे तक पहुंचा ही कैसे, क्योंकि यहाँ पर तो कोई आता ही नहीं है। तो ये बोलता है कि मैं नसीब को मिलने जा रहा हूँ, नसीब मेरे कल रात सपने में आया था, वो वहां रहता है। तो ये बोलता है अगर नसीब को तू मिलता है तो नसीब को बोल यार मेरे बगीचे के कुछ फल जो है वो मीठे करने के लिए। ये बोलता है ठीक है। अब जाता है आगे, आगे जाता है, नसीब के पास और पहुंच नहीं रहता है। उतने में नसीब का जो पहाड़ी रहता है वो सबसे ऊंचाई पे रहता है, उससे पहले एक बड़ा ऐसा एक महल रहता है। तो ये सोचता है चलो नसीब को तो मिलना ही है, बट इससे पहले ये महल तो देख लूं क्या है। तो महल में अंदर घुसता है, तो तुरंत सब सिपाही वगैरह सब लोग उसको पकड़ लेते, बंदी बना देते, और महारानी के सामने ले जाते हैं। तो ये जो महारानी रहती है ये बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर दिखने वाली रहती है, और महारानी के सामने खड़े कर देते उसको, उसको बोलते कि ये अपने जो क्या बोलते पैलेस है उसमें अंदर घुस गया था। तो फिर महारानी बोलते कि क्यों आए थे तुम इधर, क्या चोरी करने आए थे। तो ये बोलता है चोरी करने नहीं आया था, मैं तो नसीब को मिलने जा रहा हूँ। तो बस रास्ते में आपका इतना बड़ा महल मिल गया, तो सोचा कि अंदर देख के जाता हूँ। तो फिर ये बोलती है अच्छा ठीक है, नसीब को मिल रहे हो तो उसे बोलना कि मेरी काफी सालों से शादी करने की इच्छा है, मगर मेरी शादी हो नहीं रही है, तो अगर आप नसीब को मिलो तो उसे बोलना कि मेरी शादी करवा दो। ये बोलता है ठीक है, बोल दूंगा। फिर ये वहां से आगे बढ़ता है, और उसके बाद वो वहां से आगे बढ़ता है, और जाके वो फाइनली वो पहाड़ी पर पहुंचता है जहां पर नसीब रहता है। और नसीब बोलता है पहुंच गए तुम इधर तक, चलो अभी साथ में चलते हैं, अब आज से मैं तेरे साथ हूं, बस तू घर पहुंच जा और मैं
तेरे पीछे पीछे हूँ हर वक्त। ओके और ये बोलता है कि रास्ते में 3 लोग मिले थे मगर उनकी दुविधाएं भी अलग थी। नसीब आप मिल ही गए हो सामने सामने तो पूछ लेता हूँ। एक सबसे पहले महारानी मिली लास्ट में, सुंदर सी एक प्रिंसेस, वो बोलती है उसकी शादी नहीं हुई है। दूसरा वो एक बगीचे वाले का ओनर था, वो बोलता है कि उसके बगीचे के सभी फल जो है वो कड़वे हैं। और तीसरा वो एक शेर है जो हर वक्त बीमार रहता है। ठीक है, तो ये बोलता है कि सबसे पहले यहां से तू अभी मुझे मिल गया है तो इसके आगे तेरा नसीब तेरे साथ ही रहेगा। तो सबसे पहले तो वो महारानी जो है उसको मिलने चले जाना। उसके बाद ये बगीचे वाले के पास जाना और बगीचे वाले के पास जाने के बाद बगीचे वाले को बोलना कि बगीचे में जो झरना आता है पहाड़ियों से, उस झरने के पत्थर के नीचे सोना है, इसीलिए वो पानी जो है वो खारा हो जाता है, जिससे बगीचे के सभी फल जो है वो कड़वे हो रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में वो शेर जो है उसके पास जाके उसका मेरा एक मैसेज उसको पहुंचा देना। ठीक है, तो ये बोलता है ठीक है, महारानी को मिलना है पहले, आगे फिर वो झरने वाले के पास जाना है, वो बगीचे वाले के पास, और फाइनली ये शेर को जो मैसेज इसने दिया है वो पहुंचाना है। ठीक है, तो ये बंदा निकल जाता है। सबसे पहले पहुंचता है वो पैलेस में पहुंचता है, तो वहां पर वो महारानी रहती है। महारानी को बोलता है नसीब मिले थे और नसीब बोले थे कि आपको जो भी पर्सन मिलेगा आपके मनो इच्छा के हिसाब से मिल सकता है, सामने वाले की इच्छा होनी चाहिए बस आपसे शादी करने की। तो ये महारानी बोलती है फिर कि तू नसीब से मिल के आया और नसीब ने ऐसा बोला? तो बोले हाँ। तो बोले कर ले मेरे से शादी कर ले मेरे से शादी। तो ये बोलता है नहीं नहीं मैं शादी नहीं करूंगा, मेरे साथ तो अभी नसीब है, मैं शादी वादी नहीं करूंगा, बस तुम्हारा ये मैसेज मतलब ये मैसेज मुझे पहुंचाना था, मैंने ये मैसेज पहुंचा दिया। ये निकल जाता है आगे, बगीचे के ओनर के पास जाता है। बगीचे के ओनर को बोलता है कि तुम्हारे वो झरने का पानी है, उस पत्थर को निकालो, वहां पर सोना है और इसलिए पानी खारा हो रहा है। तो ये बोलता है सच में तूने नसीब को मिला और ये हुआ है? तो बोले हाँ। तो वो झरने का वो पत्थर निकालता है, वो देखता है नीचे पूरा सोना होता है। तो इसने बोला कि भाई तूने इतना बड़ा मैसेज मेरे को दिया है तो एक काम कर, इसका आधा सोना तू रख ले। तो ये बोलता है नहीं नहीं मेरे को कोई जरूरत नहीं है, मेरे साथ तो नसीब है। और फिर आगे बढ़ता है, इस बूढ़े शेर के पास आता है और शेर को बोलता है शेर तेरा फाइनली इलाज लेके आया हूं मैं, और इलाज ये है कि भाई ये जो ऊपर नसीब है इसने तेरे लिए एक मैसेज दिया है। तो बोले क्या मैसेज दिया है? बोले जब भी तेरी जिंदगी में मतलब ये पूरा स्टोरी बोलता है शेर को कि ये मैं इससे मिला था, फिर मैं उससे मिला था, फिर वापस आते हुए इसको इलाज दे के आया, फिर इसको इलाज दे के आया। तो वो शेर सब सुनता है कि वो महारानी को इसने बोला शादी नहीं करना है, ये झरने वाले को बोला है, ये बगीचे वाले को कि मुझे सोने वोने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर यहाँ पर ये शेर के पास पहुंचता है फाइनली, और शेर को बोलता है कि नसीब ने बोला है कि तुम और आगे 15 साल जी सकते हो अगर तुमने किसी बेवकूफ इंसान की खोपड़ी खाई तो। और जैसे ही वो बोलता है शेर को, शेर उसको दबोच लेता है और उसकी खोपड़ी खा लेता है। कुछ समझे आप? इस कहानी में नसीब उसके साथ जब वो बोला था तब से था, जब वो बोला तब से उसके साथ नसीब था, इसलिए उसके सामने ऑफर क्या आया? शादी का। उसके सामने ऑफर क्या आया? सोने का। मगर वो क्या बोल रहा है? नहीं मेरा तो नसीब वेट कर रहा है। तो गाइस हमारे लिए भी मौके ऐसे बार बार आते हैं, सामने पढ़ने के मौके आते हैं, आपको टेस्ट सीरीज देने का मौका आता है, एमटीपी सॉल्व करने का मौका आता है, आरटीपी सॉल्व करने का मौका आता है, क्लास के होमवर्क करने का मौका आता है। आप बोलते हो नहीं नहीं मेरे को तो सीए करना है, और उस वक्त आपका नसीब आपके साथ रहते हुए भी आपको समझता नहीं है। आई होप गाइज आप इंप्लीमेंट करोगे ये टेक अवे और आप अच्छे से पढ़ोगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।